नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है जी3 इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द टेम्पेस्ट के बारे में। ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। द टेम्पेस्ट का मतलब होता है बवंडर या तूफान। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी पूरी तरीके से जादू टोना से भरी हुई है और मैजिक और इमेजिनेशन का बोलबाला है इसमें। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर के इस प्ले द टेम्पेस्ट के सोर्सेस इतने क्लियर नहीं हैं जितने कि उनके दूसरे प्लेज में क्लियर होते हैं, जैसे कि यह प्ले कब लिखा गया और कब पब्लिश हुआ वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करना चाहूँगा आज की ये वीडियो द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस प्ले के कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस प्ले का जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसका नाम है प्रॉस्पेरो। ये आदमी इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। ये कभी मिलान नाम के शहर का राजा हुआ करता था। इसका किंगडम मिलान इसका खुद का भाई एंटोनियो ने इससे धोखे से छीन लिया था। एक अलोंसो नाम के बंदा है इसके साथ मिलकर। ये प्रॉस्पेरो अपनी बेटी के साथ 12 साल तक एक वीरान आइलैंड पर रह रहा है। इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है मिरांडा। ये मिरांडा जो है ये प्रॉस्पेरो की बेटी है। बहुत ही शालीन और बहुत ही खूबसूरत लड़की है ये लड़की कभी किसी को गलत नहीं बोलती और कमाल की बात तो ये है कि उसने आज तक अपने पिता के अलावा किसी अन्य ह्यूमन बीइंग को देखा ही नहीं है, क्योंकि इस लड़की मिरांडा के साथ उसका पिता प्रॉस्पेरो और सिर्फ एक स्पिरिट यानी कि आत्मा रहती है जिसका कि नाम है एरियल। स्पिरिट एरियल को प्रॉस्पेरो ने अपना गुलाम बना रखा है, क्योंकि जब प्रॉस्पेरो 12 साल पहले जब इस आइलैंड पर आया था तो इस एरियल नाम की स्पिरिट को इसने एक चुड़ैल जिसका नाम साइकोरेक्स था उससे इस प्रॉस्पेरो ने इस एरियल को उसके चंगुल से छुड़ाया था। तब से लेकर ये स्पिरिट एरियल इस प्रॉस्पेरो की गुलाम है। अब इस कहानी में हमें 3 कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। अब इस कहानी का चौथा कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो का एक नौकर, एक स्लेव कैलिबन। ये कैलिबन उस चुड़ैल साइकोरेक्स का बेटा था जिस चुड़ैल ने एरियल को बांध के रखा था अपने पास में। उस चुड़ैल का बेटा है ये कैलिबन। इसको प्रॉस्पेरो ने अपना गुलाम बना रखा है। इस कैलिबन ने प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा का एक बार रेप करने की भी कोशिश की थी और मैं आपको बताया था कि ये मिरांडा किसी को गलत नहीं बोलती, लेकिन कैलिबन पर यह मिरांडा इसी बात को लेकर गुस्सा हो गई थी। ये कैलिबन ह्यूमन बीइंग नहीं है। मैंने बताया था आपको कि ह्यूमन बीइंग नहीं है ये कैलिबन। ये आधा पशु है और आधा इंसान है। देखिए दोस्तों, ये कहानी फुल जादू टोना है, तो इस कहानी की तरह ही सुनिए। अगला कैरेक्टर है एंटोनियो। ये प्रॉस्पेरो का वो धोखेबाज भाई है जिसने धोखे से हमारे कहानी के हीरो प्रॉस्पेरो का सारा राजपाट हड़प लिया था और एंटोनियो को ये सब करने के लिए सपोर्ट किया था अलोंसो ने। और ये अलोंसो जो है ये ड्यूक ऑफ नेपल्स है, यानी कि नेपल्स का राजा है। अब अगला कैरेक्टर है फर्डिनांड। ये अलोंसो का बेटा है जो बाद में प्रॉस्पेरो की बेटी मिरांडा के साथ शादी करता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का लास्ट कैरेक्टर याद कर लो, सेबेस्टियन, जो अलोंसो का भाई है। और इस सेबेस्टियन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस कहानी में जो आगे समझ में आएगी। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत से कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, लेकिन इतने कैरेक्टर्स ही कहानी समझने के लिए काफ़ी हैं। तो फाइनली अब कहानी शुरू करते हैं। तो आइए अब कहानी शुरू करें। कुछ समय पहले समंदर में एक आइलैंड था। दोस्तों, आइलैंड को हिंदी में टापू कहते हैं, तो मैं टापू कहूँगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं आइलैंड की बात कर रहा हूँ। तो बहुत समय पहले समंदर में एक आइलैंड था जहाँ पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम प्रॉस्पेरो और उसकी खूबसूरत बेटी का नाम मिरांडा था। जब वह इस आइलैंड पर आई थी उस समय वह बहुत छोटी थी और उसने अपने पिता के अलावा किसी और आदमी को कभी नहीं देखा था। वह दोनों चट्टानों में बनी एक गुफा में रहते थे। गुफा कई हिस्सों में बटी हुई थी, जिनमें से एक हिस्से में प्रॉस्पेरो ने पढ़ने का कमरा बना रखा था और वहाँ उसने पढ़ने की बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, जिनमें से ज़्यादातर जादू की किताबें थी, जिनको पढ़ने से मिला ज्ञान उसके लिए बहुत उपयोगी था। साइकोरेक्स नाम की एक जादूगरनी उसके आइलैंड में आने के कुछ समय पहले बहुत सारी आत्माओं को कैद करके मर गई थी, क्योंकि ये आत्माएं उसकी दुष्ट आज्ञाओं का पालन नहीं करती थी।
प्रास्पेरो ने आते ही अपनी विद्या से इन आत्माओं को मुक्त कर दिया और वे सब इस उपकार के बदले हमेशा के लिए प्रास्पेरो की गुलाम हो गई। इनमें सबसे बड़ी आत्मा एरियल थी। एरियल स्वभाव की बहुत कोमल थी और किसी को कुछ कष्ट नहीं देती थी, लेकिन एक मनुष्य से उसे बहुत दुश्मनी थी। यह मानव एरियल के सबसे बड़े दुश्मन साइकोरेक्स का पुत्र था, जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी और जो बिल्कुल बंदर के समान लगता था, जिसको कि मैं कहानी के स्टार्ट में ही बताया था कि वो आधा ह्यूमन था तो आधा शैतान था। प्रास्पेरो ने साइकोरेक्स के इस लड़के को, जिसका नाम कैलिबन था, जंगल में पाया था। वहाँ से वह उसको अपनी गुफा में ले आया और उसे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन कैलिबन इतना बुरा और ख़राब बुद्धि का था कि उसे कोई अच्छा काम नहीं आता था, इसलिए प्रास्पेरो उससे नीच काम लिया करता था। हम बता चुके हैं कि कैलिबन से एरियल की दुश्मनी थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पेड़ों में कैद कर लिया था। कैलिबन प्रास्पेरो के नीच काम किया करता था, जैसे लकड़ी लाना, पानी भरना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। परंतु इन कामों को भी वो बहुत खुशी से करता था, इसलिए एरियल उसको अलग अलग प्रकार से डराती और कष्ट देती थी। जब कभी कैलिबन अपने काम में सुस्ती करता, तब एरियल बिना किसी को दिखाई दिए पीछे से आती और चुपके से पीठ में नोच लेती। कभी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आती और उसको चिढ़ाती, कभी शाही का रूप रख के उसके सामने पड़ जाती थी। कैलिबन शाही के कांटों से डर कर चिल्लाता था। ऐसी महान और बलवान आत्माओं पर प्रभुत्व पाकर प्रास्पेरो की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अपनी आज्ञा से आधी तूफान को रोक सकता और समंदर की लहरों को चला सकता था। एक बार इन आत्माओं ने प्रास्पेरो की आज्ञा से समंदर में एक तूफान उठाया। आंधी बहुत ज़ोर से चलने लगी और बादल गरजने लगे। समंदर की लहरें भी मीलों ऊंची उठने लगी थी। उसी समय प्रास्पेरो ने आदमियों से भरा हुआ एक जहाज़ अपनी लड़की को दिखाया और कहा कि इसमें तुम्हारे जैसे मनुष्य भरे हैं। मिरांडा ने जहाज़ को डगमगाते देखकर अपने पिता से कहा, प्यारे पिताजी, अगर आपने अपनी विद्या के बल से तूफान उठाया है तो इन मनुष्यों पर दया कीजिए। देखिए, जहाज़ डूब रहा है, बेचारे आदमी मर रहे हैं। अगर मुझ में शक्ति होती तो इस समंदर को ज़मीन के नीचे दबा देती और लोगों को बचा लेती। प्रास्पेरो कहता है, प्यारी बेटी, दुखी मत हो, किसी को हानि नहीं पहुंचेगी। मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि जहाज़ के एक आदमी को भी कष्ट नहीं होगा। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए ही किया है। तुम नहीं जानती कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और मैं कौन हूँ। तुम केवल इतना जानती हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और इस गुफा में रहता हूँ। क्या तुमको याद है कि तुम यहाँ कब आई थी? मैं समझता हूँ कि तुम नहीं जानती, क्योंकि जिस समय तुम यहाँ आई थी उस समय तुम्हारी उम्र 3 वर्ष की भी नहीं थी। मिरांडा कहती है, हाँ मुझे याद है। प्रास्पेरो पूछता है, क्या याद है? घर की याद है अथवा आदमी की? प्यारी बेटी, बताओ तुमको क्या याद है? मिरांडा बताती है, यह सब सपना लग रहा है। क्या पहले मेरे पास 3-4 स्त्रियां नहीं रहती थी? प्रास्पेरो कहता है, थी तो, पर तुम्हें अब तक यह कैसे याद है? क्या तुमको याद है कि तुम यहाँ किस तरह आई? मिरांडा कहती है, नहीं, मुझे इससे अधिक कुछ भी याद नहीं है। प्रास्पेरो कहता है, बेटी मिरांडा, 12 वर्ष पहले मैं मिलान देश का राजा था और तुम मेरी इकलौती बेटी थी। मेरा एक छोटा भाई एंटोनियो था, जिस पर मुझको बहुत विश्वास था। मुझको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने सारा कामकाज तुम्हारे चाचा और अपने कपटी भाई एंटोनियो के ऊपर छोड़ दिया था। मैं सारे सांसारिक झगड़ों को छोड़कर किताबें देखने और मानसिक उन्नति करने में अपना समय बिताने लगा था। मेरे भाई एंटोनियो को राज कार्य करते करते राज्य लेने की इच्छा हो गई। उसने चाहा कि मुझे किसी प्रकार राजगद्दी से उतार कर खुद राजा बन जाए। ऐसा करने के लिए उसने मेरे शत्रु नेपिल्स देश के राजा से सहायता मांगी। मिरांडा पूछती है, उन्होंने हमें उस समय मार क्यों नहीं डाला? तो प्रास्पेरो उसे बताता है कि प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती थी, जिसके कारण वे हमको मार नहीं सके। एंटोनियो पहले तो हमको एक जहाज़ पर बैठाकर समंदर में ले गया, फिर थोड़ी दूर पहुंचकर उसने हम दोनों को एक ऐसी नाव में बैठाकर समंदर में छोड़ दिया जिसमें न तो रस्सियाँ थी और न ही पतवार। ऐसा करने का उसका मकसद यह था कि हमारा नाश हो जाए। लेकिन मेरा एक मित्र गोंजालो था, जिसने छुपाकर नाव में खाना पानी और कुछ जादू की किताबें रख दी थी, क्योंकि इनको अपने जीवन से भी अधिक प्यार करता था मैं। मिरांडा पूछती है, पिताजी, मैंने उस समय आपको बहुत कष्ट दिया होगा। प्रास्पेरो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही तो मेरी जान बची थी। तुम नहीं होती तो मैं मर जाता। तुम उस समय एक नन्ही सी लड़की थी। तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे को देख देख कर ही मुझे खुशी होती थी। ऐसे दुख की हालत में इस खुशी ने ही मुझे ज़िंदा रखा था। हमारा खाना इस आइलैंड में आकर ख़त्म हो गया था। उस समय मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ।
उस समय से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और मुझे खुशी है कि तुमने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली है। मिरांडा कहती है, भगवान आपका भला करे, परंतु पिताजी यह तो बताइए कि आपने यह तूफान क्यों उठाया है। प्रास्पेरो कहता, अच्छा सुनो, मेरा दुष्ट भाई और मेरा शत्रु नेपल्स का राजा इस तूफान के द्वारा मेरे इस टापू के किनारे आ रहे हैं। इतने में एरियल आ गई और प्रास्पेरो को तूफान का कुछ हाल सुनाने लगी। प्रास्पेरो ने यह देखकर कि यदि मेरी लड़की मुझे हवा से बातें करते देखेगी तो डर जाएगी, उसने अपनी जादू की लकड़ी मिरांडा के सिर पर घुमा दी और वह जादू के कारण तुरंत सो गई। अब प्रास्पेरो ने कहा, प्यारी एरियल, क्या तुमने अपना काम कर दिया है। एरियल कहती है, जी हाँ, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है। मैं राजा के जहाज़ पर चढ़ गई और उसको कई स्थानों से जला दिया। लोग इधर उधर घबरा कर भाग रहे थे। प्रास्पेरो पूछता है, भला कोई ऐसा भी था जो इस परेशानी के समय घबरा नहीं रहा हो। एरियल कहती है, नहीं, कोई नहीं। जब मैं जहाज़ पर चढ़ी हुई उसको जला रही थी और मस्तूलों से लपटें निकल रही थी, तब नाविकों के अलावा उड़ती हुई आग को देखकर सब लोग लहरों में कूद पड़े। राजा का पुत्र फर्डिनेंड सबसे पहले यह कहकर समंदर में कूद पड़ा कि नरक खाली हो गया और वहाँ की सारी बुरी आत्माएं यहाँ आ गई हैं। प्रास्पेरो पूछता है, क्या तट के पास। एरियल बताता है, जी हाँ, तट के पास। प्रास्पेरो फिर पूछता है, एरियल, क्या ये सब अच्छी तरह है। एरियल कहता, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, उनके कपड़े भी नहीं खराब हुए, किंतु समंदर के पानी में भीग कर और चमकीले हो गए हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने उनको थोड़े थोड़े आइलैंड्स में अलग अलग जगह पे फैला दिया है। राजकुमार तट पर बैठा हुआ आंधी और ठंड से पीड़ित होकर रो रहा है। प्रास्पेरो फिर पूछता है, राजा के जहाज़ और नाविकों का क्या हुआ। एरियल बताता है, राजा का जहाज़ बंदरगाह में खड़ा है, नाविक जादू के कारण सो रहे हैं। बाकी लोग जिन्होंने राजा को समंदर में डूबते देखा था, दुख के मारे नेपल्स को लौट कर जा रहे हैं। प्रास्पेरो फिर पूछता है, एरियल, तुमने ठीक ठीक काम किया है, परंतु अभी और काम है। कितने बजे हैं ये बताओ। एरियल कहता है कि दोपहर बीत चुकी है। प्रास्पेरो कहता, हाँ, 2 बजे होंगे। अच्छा, 6 बजे तक बहुत काम करना है। एरियल पूछता है, क्या अभी और काम है। स्वामी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने एक दिन मुझसे कुछ वादा किया था। प्रास्पेरो कहता, अरे क्या चाहती है। एरियल कहता, आज़ादी। प्रास्पेरो कहता, समय से पहले आज़ादी चाहती हो। एरियल कहती है, हे नाथ, मैंने आपकी मन से सेवा की है, कभी झूठ नहीं बोला है, कभी कोई गलती नहीं की है, बिना किसी संकोच के आपकी सेवा की है। प्रास्पेरो कहता, अरे तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हें किस कष्ट से मुक्त किया है। एरियल कहती है, याद है। प्रास्पेरो कहता है, नहीं, तुम भूल गई। तुम समझती हो कि थोड़े देर समंदर पर चलना, आंधी को उठाना या कुछ और मेरा काम करना बहुत बड़ी सेवा है। एरियल कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। प्रास्पेरो कहता है, झूठ। क्या तुम साइकोरेक्स को भूल गई। तुम कहाँ पैदा हुई थी। एरियल कहती है, अल्जीयर्स में। प्रास्पेरो कहता है, हाँ, मैं अब हर महीने एक बार तुम्हें बताया करूँगा कि उस दुष्ट जादूगरनी ने तुम्हें कितना कष्ट दिया था। साइकोरेक्स की बुराइयों के कारण नाविक लोग उसे पकड़कर यहाँ इस आइलैंड पर छोड़ गए थे। तुम जो अब मेरी गुलाम हो, पहले उसकी गुलाम थी। तुमसे उसके बुरे बुरे काम नहीं होते थे। उसने तुम्हें बलूत के पेड़ में कैद कर दिया था, वहाँ तुम 12 वर्ष पड़ी रही। वह मर गई और तुम वहीं चिल्लाती रही और मैंने ही तुम्हें ऐसी कैद से छुड़ाया। एरियल कहती है, आपकी बहुत कृपा है। प्रास्पेरो कहता, देख, अगर तुम फिर हल्ला करोगी तो मैं एक पेड़ को चीर कर तुम्हें उसके बीच में कैद कर दूंगा। एरियल कहती है, क्षमा कीजिए महाराज, अब मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। प्रास्पेरो कहता, हाँ करो, और मैं 2 दिन बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। अब प्रास्पेरो ने एरियल को कई काम करने की आज्ञा दी, जिन्हें करने के लिए वह वहाँ से चल दी। पहले वह फर्डिनेंड के पास पहुंची और उसे दुखी देखकर कहने लगी, राजकुमार, अब तुम यहाँ से चलोगे, मैं तुम्हें अपनी कुमारी मिरांडा के पास ले चलूँगी। वह तुम्हें देखकर खुश होगी। तुम्हारा पिता समंदर की लहरों में डूब गया है, उसकी हड्डियों के मूंगे बन गए हैं, उसकी आंखें मोतियों के रूप में बदल गई हैं। मतलब सारे अंग अब समंदर के रूपों में बदल गए हैं और कोई चीज़ नष्ट नहीं हुई। अपने पिता के मरने की खबर सुनकर राजकुमार उठ गया और आवाज़ के पीछे पीछे चल दिया। मिरांडा राजकुमार की ओर देखने लगी। प्रास्पेरो ने उससे पूछा, मिरांडा, तुम क्या देख रही हो। मिरांडा कहती, पिताजी, यह तो कोई आत्मा है, देखो यह कैसी लगती है। आहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या यह सचमुच आत्मा है। प्रास्पेरो कहता है, नहीं नहीं लड़की, ये तो खाता पीता और सोता भी है। यह कुमार जिसको तुम यहाँ देख रही हो जहाज में था, अब यह दुख के मारे मुरझा गया है।
नहीं तो यह बहुत खूबसूरत था। इसके साथी पिछड़ गए हैं और यह उनको ढूंढता हुआ घूम रहा है। मिरांडा पहले यह समझती थी कि सब आदमियों की उसके पिता के समान सफ़ेद दाढ़ियाँ होंगी, इसलिए जब उसने खूबसूरत राजकुमार को देखा तब वो बहुत खुश हुई। फर्डिनेंड ने हवा में विचित्र आवाज़ों को सुन और इस लड़की को देखकर यह समझा कि मैं किसी जादू के आइलैंड में आ गया हूँ और यह लड़की इस आइलैंड की देवी है। वह कहने लगा, हे देवी, यह एक स्ट्रेंज स्थान है, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और यह बताइए कि क्या आप कोई देवी हैं या कुमारी। मिरांडा कहती है, नहीं नहीं, यह कोई स्ट्रेंज नहीं है, मैं एक कुमारी हूँ। फर्डिनेंड कहता, ओहो, ये तो मेरी भाषा बोलती है। प्रॉस्पेरो ने देखा कि वे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं, लेकिन उनके प्रेम की गहराई देखने के लिए उसने कहा, अरे तुम कोई दूत हो जो मुझसे यह टापू लेने के लिए आए हो, यानी कि आइलैंड लेने के लिए आए हो। मिरांडा कहती है, पिताजी आप इस पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं, यह बहुत खूबसूरत है, मैंने आपके अलावा कभी किसी पुरुष को नहीं देखा, यह दूसरा पुरुष है जिसे मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे सुंदर शरीर में बुरी आत्मा नहीं रह सकती। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से कहता है, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारे हाथ पांव बांध कर डाल दूंगा, तुम्हें खाने को भूसी और पीने को खारा पानी दूंगा। तुम लड़की से सिफारिश मत करो, यह दुष्ट आदमी है। फर्डिनेंड कहता, नहीं नहीं, मैं ऐसी चीज़ें तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं यह न समझ लूं कि मेरा दुश्मन मुझसे ताकतवर है। यह कहकर फर्डिनेंड ने तलवार उठा ली, लेकिन प्रॉस्पेरो ने अपनी जादू की लकड़ी को हिलाया तो फर्डिनेंड बेबस होकर जैसा को तैसा ही रह गया। मिरांडा कहती, पिताजी ऐसा कष्ट नहीं दीजिए, यह एक कोमल दिल का मनुष्य है, यह कोई दूत नहीं है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि यह एक अच्छा आदमी है। प्रॉस्पेरो कहता, बस बस चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी दंड दूंगा। ऐसे बुरे आदमी की सिफारिश कर रही हो जिसे तुम समझती व पहचानती नहीं हो, तुम नहीं जानती कि लोग कैसे होते हैं। मिरांडा कहती है, परंतु मैं सिर्फ इसके अलावा और किसी को अपना साथी नहीं बनाना चाहती। फर्डिनेंड कहता, मैं नेपल्स का राजकुमार हूँ, शायद राजा बन जाऊँ, तुम्हें देखकर कहा था कि मैं इस कुमारी का दास हूँ। मिरांडा पूछती है फर्डिनेंड से कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फर्डिनेंड कहता है, मैं सूर्य देव को साक्षी मानकर कहता हूँ कि तुमको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मिरांडा कहती है, मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन यह मेरी मूर्खता है कि मैं रो रही हूँ। तो फर्डिनेंड उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो मिरांडा कहती है, अपनी अयोग्यता पर, यदि आप मुझसे विवाह करना स्वीकार करें तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो भी मैं दासी रहकर आपकी सेवा करूँगी। फर्डिनेंड कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरी प्राण प्यारी हो। प्रॉस्पेरो अपने कमरे में से ये सारी चीज़ें चुपके से सुन रहा था। भगवान इस जोड़े को चिरायु करे, ऐसा प्रॉस्पेरो अपने मन में ही कहता है। मिरांडा कहती है फर्डिनेंड से, तो आप मेरे प्राणपति हैं। फर्डिनेंड कहता, बहुत खुशी से, लो मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूँ। मिरांडा कहती है, लो मेरा हाथ आपके हाथ में है, अब सब कुछ मेरा आपके हवाले है। मिरांडा अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाई थी कि प्रॉस्पेरो तुरंत अपने कमरे से निकलकर इन दोनों के पास आ खड़ा हुआ। उसको देखते ही दोनों शर्मिंदा हो गए और उन्होंने सिर नीचा कर लिया। प्रॉस्पेरो तो खुद ही यह चाहता था कि किसी प्रकार नेपल्स के राजकुमार से मिरांडा का संबंध हो जाए और मिरांडा नेपल्स की महारानी बन जाए। इसी मकसद से उसने इस तूफान को उठाया था और इसी इच्छा से उसने फर्डिनेंड को यहाँ बुलाया था। मिरांडा और फर्डिनेंड के प्रेम को देखकर उसका मन खुशी से भर गया और वह कहने लगा, फर्डिनेंड, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और मैं अब तुमको इसके बदले कुछ दूंगा। लो, मेरी कन्या से विवाह करो। जो कुछ कठोरता मैंने तुम्हारे साथ की है वह केवल तुम्हारे प्रेम को जांचने के लिए थी। मतलब वो कहना चाहता है कि वो उसकी परीक्षा ले रहा था। वो आगे कहता है, तुम अपने प्रेम पर दृढ़ निकले, अब मैं भगवान को साक्षी मानकर इस अमूल्य रत्न को तुम्हारी भेंट करता हूँ। अमूल्य शब्द पर फर्डिनेंड को हंसता देखकर वो कहता है, हंसो मत, शायद तुम यह कहते हो कि मैं अपनी पुत्री की प्रशंसा कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कि यह मेरी पुत्री बहुत प्रशंसनीय है। जब तुम अन्य स्त्रियों को देखोगे तब मेरे कहने की सच्चाई को जानोगे। जब यहाँ फर्डिनेंड और मिरांडा प्रेम में मग्न हो रहे थे उस समय एरियल प्रॉस्पेरो की आज्ञा पाकर उस जगह पहुंची जहां नेपल्स का राजा एंटोनियो अपने साथियों समेत आइलैंड की सुनसान जगहों में भटक रहा था। बेचारों को कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आइलैंड की झाड़ियों में चलते चलते जब वे थक गए तब एक जगह बैठ गए। भूख के मारे उनका दम निकल रहा था और प्यास से उनका गला सूख रहा था। प्रॉस्पेरो ने टापू भर में ऐसा जादू कर दिया था कि वहाँ कुछ खाना पानी नहीं मिल सकता था।
उस समय एरियल ने आकर कुछ खाने की चीज़ें दिखाई और उन सबके सामने 36 प्रकार के खानों की थालियाँ स्वयं आकाश से उतरने लगी। वे तो भूखे थे ही, इसलिए भोजन को देखकर खुश हो गए। हालांकि उनको यह आश्चर्य हो रहा था कि भोजन की थालियाँ किस प्रकार अपने आप आकाश से उतर रही हैं। कभी कभी उनको विचित्र रूप वाले जीव भी दिखाई पड़ते थे, जिसके कारण उन्हें डर लगता था, लेकिन भूख के सामने और कोई भाव उत्पन्न नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने भोजन करने के लिए थालियों की ओर हाथ बढ़ाया। अभी वे खाने का टुकड़ा उठा भी नहीं पाए थे कि वह सब खाना जिस प्रकार आया था उसी प्रकार आकाश की ओर चला गया और वे देखते ही रह गए। अब तो उनको बहुत कष्ट हुआ और वे बहुत ही व्याकुल हो गए, लेकिन उनकी यह समझ में नहीं आया कि किस कुटिलता का उनको यह दंड दिया जा रहा था। इस बात को बताने के लिए एरियल बहुत भयानक रूप धारण करके उनके सामने आ गई और कहने लगी, तुम लोग पापी हो, भगवान ने तुमको तुम्हारे किए का फल दिया है। तुम मनुष्यों में रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए इस बिना मनुष्यों वाले जंगल में तुम डाले गए हो। मैंने तुमको पागल कर दिया है। तुम जैसे आदमियों की यही गति होती है। नेपिल्स के राजा ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। इस पर एरियल ने कहा, अरे मूर्खों, तुम नहीं जानते कि हम भाग्य के नौकर हैं। तुम्हारे तलवारें हमारे ऊपर ऐसा ही असर डाल सकती हैं जैसे हवा या बादल पर। मेरे साथी मुझसे भी ज़्यादा बलवान हैं। अगर तुम अपनी तलवारों से कुछ हानि पहुंचा भी सकते हो तो भी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम में अब तलवार उठाने की शक्ति नहीं बची है। याद रखो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या दोष है। तुमने मिलकर प्रॉस्पेरो को उसके राज्य मतलब मिलान देश से निकाल दिया और समंदर में छोड़ गए। इसलिए भगवान ने तुम्हें दंड देने के लिए इस आंधी तूफान को उठाया है। तुम समझते होगे कि भगवान तुम्हारी दुष्टताओं को भूल गया। नहीं नहीं, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे जल्दी मिले चाहे देर में। नेपिल्स नरेश, देखो, तुम दुष्टता के कारण भगवान ने तुमसे प्रिय पुत्र तुम्हारा छीन लिया और अभी तुम्हारे ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर तुम आज से ही अपने किए पर पश्चाताप करो और पापों के लिए प्रायश्चित करो तो संभव है कि तुम्हारी जान बच जाए और तुम्हारे पाप छूट जाएं। यह बात सुनकर उन सबकी आंखें खुल गई। वे अपने अपराधों पर पश्चाताप करने लगे और भगवान से क्षमा मांगने लगे। उनके बिलक बिलक कर रोने पर एरियल को तरस आया और वह प्रॉस्पेरो के पास आकर उनका हाल सुनाने लगा। प्रॉस्पेरो बोला, अच्छा एरियल, अगर तुमको इन पर तरस आ रही है तो मैं क्यों ना तरस खाऊं, क्योंकि यह सब तो हमारे ही भाई बंधु हैं। अब तुम जाओ और सबको साथ ले आओ। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर एरियल गई और उन सबको ले आई। इनमें वह गोंजालो भी था, जिसने दया करके चुपके से प्रॉस्पेरो के साथ भोजन, कपड़े, पुस्तक आदि सामान रख दिए थे। दुख और डर के मारे उन सबका मन इतना बदहाल हो रहा था कि पास आने पर प्रॉस्पेरो को भी नहीं पहचान सके। गोंजालो कहने लगा, यहाँ कष्ट के अलावा और क्या है, न जाने भगवान कब हमको अपने देश में पहुँचाएगा। प्रॉस्पेरो कहता है, देखो, मैं मिलान देश का राजा प्रॉस्पेरो हूँ, घबराओ मत, मुझे गले लगाओ, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। एंटोनियो की आंखों में आंसू भरकर और दुखी होकर अपने भाई से क्षमा मांगने लगा। उसे सच में बहुत पश्चाताप हुआ था। प्रॉस्पेरो ने उसे क्षमा कर दिया और नेपिल्स के राजा एंटोनियो से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ तोहफा भी है। यह कहकर उसने दरवाज़ा खोलकर उसे उसका पुत्र फर्डिनेंड को दिखाया, जो मिरांडा के साथ शतरंज खेल रहा था। पिता और पुत्र की इस आश्चर्यजनक मुलाकात से और ज़्यादा खुशी क्या हो सकती थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। मिरांडा ने कहा, चमत्कार, कितने पवित्र लोग हैं। ये दुनिया सचमुच बहादुर होगी जिसमें ऐसे लोग रहते हैं। नेपिल्स का राजा मिरांडा की सुंदरता और लावण्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने बेटे से पूछा, यह लड़की कौन है? यह मुझे देवी लग रही है, जिसने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था और दोबारा हमें मिला दिया। फर्डिनेंड ने उत्तर दिया, नहीं, और अपने पिता की गलतफहमी पर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे भी पहली बार मिरांडा को देखने पर यही गलतफहमी हो गई थी। उसने कहा, यह देवी नहीं है और जिंदा लड़की है। जब इसे मैंने अपने लिए पसंद करा था तब आपसे नहीं पूछा था, क्योंकि मैंने यह सोचा था कि आप जिंदा नहीं हैं। यह प्रॉस्पेरो की बेटी है, जो कि मिलान का प्रसिद्ध राजा था, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना तो है, पर उससे कभी मिला नहीं हूँ। उसने मुझे यह सुंदर लड़की देकर दूसरी ज़िंदगी दी है और वह मेरा दूसरा पिता बन गया है। तब राजा ने कहा, मुझे अपने पुत्र से क्षमा मांगना कितना अजीब लगेगा। प्रॉस्पेरो ने कहा, अब और नहीं, अब हम अपने पुराने कष्टों को याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सुखद अंत हो गया है। यह कहकर प्रॉस्पेरो ने अपने भाई को गले से लगा लिया और उसे दोबारा यकीन दिला दिया कि उसने एंटोनियो को माफ़ कर दिया और कहा, मेरी बेटी नेपिल्स की महारानी बनेगी, क्योंकि तुम्हारा पुत्र मिरांडा को चाहता है। प्रॉस्पेरो के इन दयापूर्ण शब्दों को सुनकर एंटोनियो इतना शर्मिंदा हुआ कि कुछ बोल भी नहीं पाया। दयालु गोंजालो यह देखकर खुशी से रोने लगा और उसने युवा जोड़ों को आशीर्वाद दिया। प्रॉस्पेरो ने अब उनसे कहा कि तुम्हारा जहाज़ सारे नाविकों सहित बंदरगाह में सुरक्षित खड़ा है। मैं और मेरी पुत्री
यानी कि मेरी बेटी, तुम्हारे साथ कल सुबह घर चलेंगे। इस गुफ़ा में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तुम उसको ग्रहण करो और मैं शाम को इस आइलैंड में पहुंचने के बाद ही कहानी बताऊंगा। तब उसने कैलिबन को खाना बनाने के लिए कहा और गुफा में सब कुछ व्यवस्थित किया। सारे मेहमान इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि बंदर के समान दिखने वाला एकमात्र आदमी इसका नौकर है। प्रॉस्पेरो ने जाने से पहले एरियल को मुक्त कर दिया और जिससे वो बहुत खुश हुआ। तब एरियल ने प्रॉस्पेरो को धन्यवाद देकर कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने के पहले तुम्हारे साथ जहाज़ तक जाऊंगा। प्रॉस्पेरो ने तब अपनी जादू की किताबें ज़मीन में गाड़ दी और कहा कि इनकी अब मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।